जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय महाकाल। कालिदास। कालिदास हमारे भारत देश में एक ऐसा नाम हुआ है जिसकी लोग रचना पढ़ते हैं और उसको जानना चाहते हैं कि कालिदास आखिर है क्या। कालिदास अपने आप में एक महाकवि है और जहाँ से इस भारतवर्ष का विक्रम संवत जहाँ से आरंभ हुआ है उसके बाद की पीढ़ी है कालिदास। कालिदास हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा नाम रहा है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है और जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। लेकिन कालिदास का अपना भी और भी एक इतिहास है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। कालिदास कवि था और शेक्सपियर से उसकी तुलना की जाती है। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग विषय है। लेकिन वो एक साधक भी था। इसके विषय में बहुत कम लोग भारतवर्ष के जानते होंगे। और उसके पास में अप्सरा सिद्धि थी, ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। जिसने कालिदास को पढ़ा होगा उसके पूरा कालिदास को पढ़ा होगा उसके पास में तो ये जानकारी होगी। लेकिन जिसने कालिदास के बारे में पूरी चर्चा नहीं, पूरा रिसर्च नहीं किया है, वो इस विषय में नहीं जानता होगा। कालिदास की पत्नी भी थी और कालिदास की पत्नी ने किस तरीके से उसको ताड़ना दी और ताड़ना के साथ साथ में कालिदास किस तरीके से पत्नी की बात का बुरा माना और पत्नी की बात का बुरा माना, तो वो किस तरीके से कालिदास महाकवि हो गया और भारतवर्ष में उसका नाम हो गया। भारतवर्ष के साथ साथ में शेक्सपियर से उसका नाम जोड़ा गया और उसके साथ साथ में पूरे भारतवर्ष के साथ साथ में पूर्वे पूरे यूरोप में भी वो विश्वविख्यात हुआ। तो इस बात की कथा कहाँ से आरंभ होती है और कहाँ ख़त्म होती है, ये एक बहुत लंबा विषय है जिसको वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। लेकिन जो कुछ केंद्र बिंदु हैं और जो मुख्यतः बताने योग्य बातें हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें मैं बता देना चाहता हूँ आप कि कालिदास शराब भी पीता था। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। और कालिदास ने ऐसा कहा भी है कि शराब पीनी चाहिए, थोड़ी बहुत शराब पीनी चाहिए आदमी को, ऐसा भी कहा है। जो कालिदास जो था, पहली बात तो ये था कि शराब पीता था कालिदास। और दूसरी बात ये कि कालिदास का ऐसा मत भी था कि थोड़ी बहुत शराब पीनी चाहिए, क्योंकि शराबी हमेशा यही कहता है, क्योंकि जो भी जैसा होता है भक्त हमेशा यही कहता है कि भक्ति करनी चाहिए। साधक हमेशा यही कहता है कि साधक साधना करनी चाहिए। और जो जिस धंधे को करता है, जो जिस धंधे को करता है, वो ऐसा बोलता है कि मेरा माल एक बार खाना चाहिए। और माली यदि बेर बेचता है या फिर अमरूद बेचता है, तो वो एक बार जरूर कहता है कि इस चीज़ को चखना चाहिए, मेरी चीज़ को चखना चाहिए, बहुत बढ़िया है। ये इस जगत के सारे मालियों का हिसाब है, इस जगत के सारे दुकानदारों का हिसाब है कि मेरी दुकान से माल लो। और मैं एक कटु सत्य बोल रहा हूँ। और कालिदास के जीवन में कालिदास को कोढ़ भी हुआ था। बहुत कम लोग जानते होंगे और बहुत कम लोग बता पाते होंगे इस बात को। कालिदास की ऊपरी ऊपरी जानकारी, जो जो मुख्य जानकारियाँ हों, जो अपने स्वार्थ से बसीभूत हों, वो बातें तो लोगों ने बताई होंगी।
लेकिन मुख्यतः पूरे जीवन कालखंड को नहीं बता पाया होगा कोई भी। कालिदास से संबंधित मेरा आज का विषय है। और कालिदास से संबंधित होने के साथ साथ में कालिदास की मृत्यु कैसे हुई, कालिदास को कोढ़ क्यों हुआ, कालिदास ने अप्सरा साधना क्यों की थी, कालिदास की पत्नी ने कालिदास को बुरा क्यों कहा था, उसका अपमान क्यों किया था। तो ये अनेक विषय हैं जो समझने योग्य हैं, जो एक वीडियो में तो नहीं समाएंगी ये सारी चीज़ें। और एक वीडियो में ना समाने के साथ साथ में बहुत सी चीज़ें हमें आरंभ से समझनी होंगी। जो कालिदास के विषय में जानना चाहता है, जो समझना चाहता है, तो फिलहाल तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। विस्तार में भविष्य विस्तार से आने वाले वीडियो में जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल में मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। उसके लिए आप समझें। और कालिदास क्या है, कालिदास की जीवनी क्या है, और कालिदास है क्या। तो सर्वप्रथम इस चीज़ को समझिएगा। और समझने के साथ साथ में कालिदास ने किस किस, एक तो उपन्यास कह लो, यहाँ पर पुस्तक कह लो, यहाँ पर ग्रंथ कह लो, जो अपनी भाषा में समझता हो उस भाषा में वो कह लो। और कुल मिलाकर ये है कि कालिदास की रचनाएं जितनी भी हैं उस चीज़ को समझो। तो सर्वप्रथम तो मैं कालिदास की कथा से आरंभ करता हूँ कि कालिदास के विषय में जो दो शब्द हैं उसके विषय में समझिए, और आगे उसके विषय में फिर आगे समझाया जाएगा। और उसके विषय में आगे तो मैं संक्षेप में कथा सुनाई जाएगी, फिलहाल संक्षेप में सुनाई जाएगी। उसके बाद में विस्तार से यदि आप लोग उचित समझेंगे और यदि आप अपने अनुभव साझा करेंगे और आप अपनी मत देंगे तो आप लोगों को सुनाया जाएगा। कालिदास ने नाभि दर्शन अप्सरा साधना की थी, ये भी बात सत्य है। कालिदास ने मेघदूत नाम का पुस्तक कह लो, उपन्यास कह लो, अपनी अपनी भाषा होती है, उसकी रचना की थी, वो भी ठीक है। और भी अनेक हमारे ग्रंथ मिलते हैं कालिदास के उपन्यास के रूप में, या फिर कुछ भी समझ लो। अपने अपने समय के लेखक होते हैं। किसी को साहित्य का नाम दिया जाता है, आज के दौर में साहित्य का नाम दिया जाता है, कहानियों को नाम दिया जाता है। तो कालिदास से संबंधित ये कथा सुनाई आपको जा रही है, अभी फिलहाल में संक्षेप में सुनाई जा रही है। और आगे भविष्य में यदि आप कमेंट करेंगे और जिज्ञासा करेंगे तो आपको विस्तार से भी सुनाई जाएगी। और कथा आरंभ होती है। दो शब्द भारतीय साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक अनेक महान कवि हुए हैं। निश्चित रूप से भारतीय साहित्य की समृद्धि और उसके सतत विकास में इन महाकवियों के विशिष्ट योगदान को नकारा नहीं जा सकता। किंतु कवि कुलभूषण महाकवि कालिदास की क्षमता की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि से भूषित किया गया है। कालिदास के बचपन से संबंधित कोई भी उल्लेख उनके किसी भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। इतिहासकार भी इस संबंध में अधिकांशतः आकलन ही करते हैं। इनके जीवन के संबंध में जनश्रुतियों, लोक कथाओं और कुछ अन्य रचनाकारों की रचनाओं से जो विवरण प्राप्त होता है उसके अनुसार वे उच्च गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बचपन में वे मूढ़ थे। परिस्थितियां वश इनका विवाह रायगढ़ की राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ। विद्योत्तमा की ताड़ना के कारण उन्होंने विद्या अध्ययन शुरू किया। अध्ययन समाप्त होने के बाद ये उज्जैन चले गए, जहां उनकी विद्वता से प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य ने उन्हें अपने नौरत्नों में शामिल कर लिया। इनकी मृत्यु भारत से दूर श्रीलंका में एक
वेश्या द्वारा इनकी हत्या करने से हुई। महाकवि कालिदास की रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वे एक महान मानवतावादी कवि थे। उनके सभी ग्रंथों में उच्च कोटि की मानवीय भावनाओं का दर्शन होता है। सद्वृत्तियाँ एवं चरित्र की उज्ज्वलता महाकवि की रचनाओं का मूल आधार है। अपने साहित्य में वे जिन देवताओं अथवा देवियों का वर्णन करते हैं वे भी मानवीय सीमा में बंधकर ही व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं। मानव मन के विश्लेषण में उनकी लेखनी ने चरम सीमा को स्पर्श किया है। कालिदास का मानव किसी एक विशिष्ट देश अथवा प्रदेश का प्रतिनिधि नहीं है। वह संपूर्ण विश्व की मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार उन्होंने संपूर्ण विश्व के विभिन्न वातावरणों में उत्पन्न मानवीय संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में पूर्ण सफलता के साथ समेटा है, उसकी तुलना संसार के किसी अन्य रचनाकार से नहीं की जा सकती है। महाकवि कालिदास प्रकृति से प्रेम करते हैं। उनकी सभी रचनाओं में प्रकृति अपनी संपूर्णता जीवंतता के साथ दिखाई देती है, किंतु वे प्रकृति को मानव से अलग करके नहीं देखते हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति और मानव एक दूसरे में समाहित है, एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी सर्वविख्यात रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला मानवी होकर भी अलौकिक है। कण्व, आसम के वृक्ष, लता, पल्लव, बंचर, पंछी सभी उसके सहचर हैं। उर्वशी कार्तिकेय के हिसाब से लता में परिवर्तित होकर भी मानवी बनी रहती हैं। कालिदास ने मूलतः जीवन के लौकिक तथा अलौकिक दोनों पक्षों को एक राजपथ से जोड़ दिया है, जिस पर उनकी रचनाओं की भाव यात्रा अपने पूर्ण सज धज के साथ संपन्न होती है। राष्ट्रदूत महाकवि कालिदास ने संपूर्ण आर्यावर्त वर्तमान भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। उनकी रचनाओं में संपूर्ण भारत विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों, बहुमूल्यता के बावजूद अभिन्न प्रतीत होता है। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक को अपने साहित्य कौशल से एक कर दिया। वे सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों के प्रति अपनी सौमन्यता प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अनेकता में एकता वाली भारतीय संस्कृति के प्रति संपूर्ण विश्व में आस्था के बीज का रोपण करते हैं। आज अगर सारी दुनिया में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय महाकवि कालिदास को दिया जा सकता है। यह पुस्तक महाकवि कालिदास के संपूर्ण जीवन चरित्र एवं उनकी सभी रचनाओं की व्याख्या विस्तार से प्रस्तुत करती है। सभी वर्ग के पाठकों के लिए अत्यंत सरल और तथा सुबोध भाषा में लिखी गई है। यह पुस्तक हमारे सुभज्ञ पाठकों तथा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी, यह हमारा विश्वास है। इस पुस्तक के अतिरिक्त हमारे प्रकाशन द्वारा भारत के वीर सपूत, भारत की वीरांगनाएं, भारत के महापुरुष, भारत के महान शासक, भारत के राष्ट्रपति, भारत के वैज्ञानिक, भारत के प्रसिद्ध विचारक, भारत के संत, भक्त व कवि, विश्व की महान प्रतिभाएं और धार्मिक ज्ञान गंगा सीरीज के अंतर्गत अब तक 300 से भी अधिक तथा प्रसिद्ध विश्व साहसिक कथाएं सीरीज में 24 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सभी पुस्तकें अधिकांशतः 40 रुपये मूल्य में प्रकाशित की गई हैं। इन पुस्तकों को आप अपने मित्रों को
उपहार स्वरूप दे सकते हैं। आपके मित्रों को आपके द्वारा दिया गया उपहार अनमोल साबित होगा। महाकवि कालिदास संपूर्ण विश्व साहित्य में कवि कुलगुरु के नाम से विख्यात हैं। कवि कुलभूषण कालिदास विश्व साहित्य के वह अनुपम व्यक्तित्व हैं जिनकी तुलना संपूर्ण विश्व में मात्र प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर से की जाती है। देश और विदेश में जितना सम्मान उनकी कृतियों को मिला, उतना किसी और कृति को कभी प्राप्त नहीं हुआ। कालिदास को उपमा और श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ कवि तो माना ही जाता है। मानवीय भावना और संवेदनाओं के भी अति सूक्ष्म तंत्रों को उभारने में भी उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने अपनी कविताओं तथा नाटकों में जिस प्रकार मानव मन की भावनाओं को स्पर्श किया है, उनके पूर्व तथा उनके बाद के भी किसी कवि ने नहीं किया है। विश्व के विभिन्न वातावरण तथा भौगोलिक परिस्थितियों में जन्म लेती मानवीय संवेदनाओं को भी उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस सफलता से समेटा है, उसकी तुलना किसी अन्य रचनाकार से होना संभव ही नहीं है। मानव मन की कोमलता भावनाओं का विश्लेषण करते हुए उनकी लेखनी रचना धर्मिता की चरम सीमा को स्पर्श करती है। उनका काव्य किसी प्रदेश विशेष अथवा किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि वह सावन की घटा की भांति सबके लिए एक समान सुखदायी है। संपूर्ण विश्व के मानव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए भी वह जिस प्रकार आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, यह भी उसकी एक विशिष्टता ही है। कालिदास जिस प्रकार सफलतापूर्वक मन के मर्म को छू लेते हैं और उनकी कविता जिस प्रकार हृदय की सुप्त संवेदनाओं को झंकृत कर मन में उमंग का संचार कर देती है, वह अकल्पनीय है। कविता मानव मन को प्रकृति की तरफ आकर्षित करती है और यही कारण है कि कालिदास की प्रकृति प्रेमी है, परंतु उनका प्रकृति प्रेम मानव को प्रकृति से अलग स्वीकार नहीं करता है। वे प्रकृति को आत्मरूप में परिणत कर देते हैं। कालिदास की जीवन गाथा एक रहस्यमय लोक की यात्रा कथा है। जितनी भावपूर्ण उनकी कविताएं हैं, उतनी ही ज़्यादा भावसिक्त उनकी जीवन गाथा भी है। जिस प्रकार कोई बादल का एक नन्हा सा टुकड़ा क्षितिज के किसी छोर से उठता है और देखते ही देखते संपूर्ण आकाश में छा जाता है, उसी प्रकार महाकवि की जीवन गाथा है, जो जीवन के किसी छोर से ना जाने कब उभरता है और देखते ही देखते साहित्य के आकाश को अपनी दिव्य ज्योत्सना से आलोकित कर देता है। जीवन वृत्त काल निर्धारण। कालिदास की जीवन कथा जानने से पहले यह अवश्य आवश्यक है कि हम पहले कालिदास के उत्पन्न होने का समय निर्धारित कर लें, क्योंकि बिना उस काल खंड का समुचित निर्धारण किए हुए कालिदास की जीवन कथा ना तो स्पष्ट हो पाती है और ना ही उसे पूर्णता ही प्राप्त हो पाती है। कालिदास के जीवन काल से संबंधित 3 सिद्धांत हमें प्राप्त होते हैं। 1. छठी शताब्दी ई विषयक सिद्धांत, 2. चतुर्थ शताब्दी ई विषयक सिद्धांत और 3. ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी विषयक सिद्धांत। इसका उत्तर बाद में दिया जाएगा। छठी शताब्दी में कालिदास की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक एक ब्रिटिश विचारक फर्गुसन हैं।
उनका मानना है कि 544 ईसा पूर्व में ईसा में शकों को हराकर सकारी की उपाधि धारण करने वाले उज्जैनी के राजा हर्ष, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, कालिदास के आश्रयदाता हैं। परंतु कालिदास की रचनाओं में जो परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, जैसे रघुवंश में महाराजा रघु द्वारा हूणों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित करना आदि से फर्गुसन महोदय का सिद्धांत मेल नहीं खाता। साथ ही कालिदास के संबंध में भारतीय जनश्रुति भी उनके सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। अतः कालिदास 473 ईसा से पहले के ही माने जा सकते हैं। महाराजा भोज के दरबार में एक श्रेष्ठ कवि रहते थे। उनका नाम था पद्मगुप्त उर्फ परिमल। उन्होंने नवसहसा सांगचरित्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इस रचना की उत्तमता के कारण इन्हें अभिनव कालिदास कहा जाता था। संभवतः फर्गुसन महोदय ने इन्हें ही अभिज्ञान शाकुंतलम का रचयिता मान लिया है। कालिदास से संबंधित दूसरा मत 4वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 4वीं शताब्दी में भारत में गुप्त साम्राज्य था, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। डॉक्टर A.V. कीथ, डॉक्टर ब्लॉक और प्रो B.A. स्मिथ जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने तथा डॉक्टर भास्कर भंडाकर और O.P. भी मिरासी आदि भारतीय विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया है। इस मत के समर्थन में विद्वानों का यह कहना है कि कालिदास ने विक्रमो वंशीय नाटक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को ही सामने रखकर लिखा है। साथ ही कुमार संभव उनके पुत्र कुमारगुप्त के जन्म की ओर संकेत करता है। रघुवंश में रघु के दिग्विजय के रूप में उन्होंने कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त की दिग्विजय की ही चित्रित किया है। कालिदास के 4वीं शताब्दी में उत्पन्न होने के पीछे यह तर्क भी दिया जाता है कि कालिदास ने अपने काव्य में अधिकांशतः जिस ग्रुप धातु का प्रयोग किया है वह गुप्त राजाओं की याद में ही किया है। महाराज कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष के अनेक पदों की कालिदास की रचनाओं में स्पष्ट रूप से छाप है। अश्वघोष का काल 78 ईसा पूर्व गुप्त काल के पूर्व में है। अतः कालिदास का अश्वघोष के बाद मानने पर भी उनका काल गुप्त काल 4वीं शताब्दी ही सिद्ध होता है। विद्वान इस समय को इसलिए भी ज़्यादा तर्कसंगत मानते हैं कि कालिदास की रचनाओं में जो भारत की उन्नति तथा समृद्धता दिखाई पड़ती है वह गुप्त काल की ही पहचान है। परंतु इन तमाम बातों के बावजूद सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि कालिदास ने अपने काव्य में जिस मालव संबंध का प्रयोग किया है वह गुप्तकालीन नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान और प्रतापी राजा द्वारा स्वयं अपना कोई संबंध ना चलाकर मालव संबंध को ही अपने नाम से प्रचारित करना तर्कसंगत नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि कालिदास स्वयं शैव थे और गुप्तकालीन सभी राजा कट्टर वैष्णव थे। अतः उन दोनों का धार्मिक मेल भी नहीं बैठता।
कुमार, समुद्र, चंद्र आदि भी कविगण द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले अति सामान्य शब्द हैं। इन शब्दों से कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का संकेत मानना तार्किक नहीं बल्कि एक सीमा तक हास्यास्पद है। रघु की दिग्विजय और अश्वमेघ आदि की चर्चा भी कुछ पुराणों में वर्णित विवरणानुसार भी कही गई है। इसमें ऐतिहासिकता की तलाश करना अर्थहीन ही है। बौद्ध कवि अश्वघोष की कविताओं की छाया में वास्तव में यही कहा जा सकता है कि अश्वघोष ने ही कालिदास के काव्यों से प्रेरणा ली है, क्योंकि एक तो अश्वघोष बौद्ध कवि थे और बौद्ध ग्रंथ पहले पाली प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। बाद में संस्कृति की लोकप्रियता से आकर्षित होकर बौद्ध रचनाकारों ने संस्कृत का आश्रय लिया। ऐसी परिस्थितियों में कालिदास द्वारा अश्वघोष का अनुसरण करने के बजाय अश्वघोष द्वारा कालिदास का अनुसरण करना ज़्यादातर संगत लगता है। दूसरे अश्वघोष को महाकवि के रूप में कोई मान्यता नहीं मिली। ना ही किसी विद्वान अथवा आलोचक ने उनके साहित्य का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा ही कालिदास की अपेक्षा ज़्यादा शिथिल है। अतः यह विश्वसनीय नहीं है कि कालिदास द्वारा अश्वघोष का अनुसरण किया गया होगा। अपितु अश्वघोष ने ही कालिदास का अनुसरण किया होगा, यह ज़्यादा विश्वसनीय है। कालिदास के संपूर्ण साहित्य में अनेक अपारणीय शब्दों के प्रयोग पाए जाते हैं, जिनका अश्वघोष तथा उनके बाद के साहित्य में नितांत अभाव है। कालिदास पर रामायण का प्रभाव था, अश्वघोष पर कालिदास का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। अतः यह सिद्ध होता है कि कालिदास अश्वघोष 78 ईसा पहले के थे।